अब हम आते हैं प्रथम वर्ग के पादरी समाज के से जुड़े हुए लोगों का जीवन यापन कैसा था ये जानने के बाद अब हम देखें ये चर्च जो था, एक और चर्च और दूसरी ओर समाज, इसमें क्या संबंध। भिक्षु लोग अलग रह रहे थे, शहर के बाहर थे, पादरी चर्च वगैरह सब अलग थे, तो क्या ये समाज से कटे हुए थे? समाज से किस प्रकार इनका सरोकार था? तो चर्च और समाज, इस पर अब बात करेंगे। और चर्च का जो इतिहास है इसकी शुरुआत ईसा मसीह के समय से ही है। आरंभिक वर्षों में रोमन सरकार ने ईसाइयों को उत्पीड़ित किया क्योंकि रोमन सरकार ईसाई धर्म के खिलाफ थी। लेकिन धीरे धीरे जब संख्या बढ़ने जाती है तो यही रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म को राजधर्म बना देता है। बढ़ती हुई जनसंख्या ईसाइयों की रोमन साम्राज्य को विवश करती है कि वह इसी धर्म को राजधर्म का दर्जा दे। और जब ऐसा होता है तो चर्च और मजबूत होता है और एक संगठित रूप धारण करता है। संगठित रूप के अर्थ उसमें बाकायदा प्रशासनिक ढांचा रहेगा, जैसा मैंने बताया, पोप से लेके नीचे भिक्षु तक। उस ढांचे के माध्यम से प्रचार प्रसार, जीवन यापन, पादरी, बिशप, आर्क बिशप आदि लोगों की जीवन, ये गवर्न होता था। चौथी शताब्दी से क्रिसमस और ईस्टर इनके मुख्य त्यौहार बन गए, जो आज भी हैं। 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में जो मनाया जाता था वह जारी रखा गया। उसके पहले एक पुराना रोमन त्यौहार हुआ करता था, पर इस त्यौहार के बदले अब उसी तिथि में अब ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाने लगा। इसी प्रकार और इसी तिथि की गणना जो है, ये जो 25 दिसंबर, ये सौर पंचांग से होती थी। कैलेंडर, सोलर कैलेंडर और ल्यूनार कैलेंडर, दो तरीके के कैलेंडर होते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन आप किसी और उस विषय से कर सकते हैं। फिलहाल इतना जानें कि कैलेंडर जो होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है वास्तव में ये दो, ल्यूनार कैलेंडर और सोलर कैलेंडर, जो सूर्य से निर्धारित पंचांग और चंद्रमा से निर्धारित पंचांग। जहाँ तक 25 दिसंबर की बात है, ईसा मसीह के जन्म की तिथि, यह सोलर कैलेंडर से निर्धारित है। ईस्टर जो है वो ईसा के पुनर्जन्म का प्रतीक था। 25 दिसंबर जन्म का प्रतीक, ईस्टर पुनर्जन्म का प्रतीक। जहां वो सोलर कैलेंडर पे आधारित था, ईस्टर ल्यूनार पे, और इसलिए इसकी तिथि निर्धारित नहीं थी। चंद्र पंचांग पर होने के कारण इसकी अनिश्चितता बनी रहती थी, जबकि उसकी अनिश्चितता नहीं है, वो 25 दिसंबर को ही होता है। आप देखेंगे कि ये एक त्यौहार है जिसकी तारीख फिक्स है, वो तारीख के अनुसार त्यौहार मनाते हैं, 25 दिसंबर अर्थात 25 दिसंबर। लेकिन ईस्टर जो है वो चूंकि ल्यूनार कैलेंडर पर आधारित है, अनिश्चितता बनी रहती है। इनकी तारीखों का पता बाद में चलता है और ये तारीखें बदलती रहती हैं। ये जो त्यौहार थे, ईस्टर भी था, ये पूर्व में किसी दूसरे रूप में मनाया जाता था, लेकिन ईसाइयों ने इसे अपना लिया, नया रूप दिया, कुछ एक त्यौहार का रूप दिया। इन त्यौहार के दिनों में हर गांव में व्यक्ति अपने अपने जमीन का दौरा करते थे, जहां उनकी जमीनें होती थी उसे देखने जाते थे। ये इनकी छुट्टी का दिन हुआ करता था। और ईसाई धर्म के आने के बाद ये दौरा जारी रहता है, छुट्टियां जारी रहती हैं, और अब गांव के स्थान पर पैरिश आए। पैरिश का मतलब होता है एक पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र। पहले गांव कहते थे उनको, हर गांव में एक चर्च होता था, मैंने भी कहा आपको। अब गांव के बदले हो गया पैरिश। और पैरिश क्या होता था? पैरिश मतलब एक पादरी के कार्य क्षेत्र में आने वाले भौगोलिक क्षेत्र, दायरे में आने वाला भौगोलिक क्षेत्र, वो कहलाता था पैरिश।
त्योहारों में लोग कोई काम नहीं करते थे, बल्कि दावतों की प्रतीक्षा करते थे, खूब आमोद प्रमोद करते थे और आनंद करते थे। इस आमोद प्रमोद के जीवन में ये बात तय थी कि बड़े घुमक्कड़ हो गए थे, खूब घूमते थे, इनके जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया था। इनके जो सर्वोच्च अधिकारी थे या सर्वोच्च जो गुरु थे, जिन्हें पोप कहते थे, पोप रोम में बैठते थे और माना जाता है कि पोप जो हैं वे ईश्वर के एक तरीके से प्रतिनिधि हैं। वे इसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करते थे। 500 से 1500 का जो काल है, वैसे तो इस अध्याय के अध्ययन का काल 900 से 16 है, पर हमको थोड़ा पहले यदि हम जाएं तो हम समझेंगे कि पोप का जो आधिपत्य था वो 500 से 1500 के काल में काफ़ी था। सेंट पीटर्स जो ईसा मसीह के शिष्य थे, शिष्यों में से एक थे, उन्हें उत्तराधिकारी मानते हुए वहाँ से प्रथा शुरू होती है और फिर एक स्थायी प्रथा का निर्माण होता है पोप के रूप में। पोप का निर्वाचन जो होता है वो कुछ पादरी करते थे, जिन्हें हम कार्डिनल कहते हैं, CARDINAL। ऐसे पादरी जो बहुत ऊंचे दर्जे में हैं और उन्होंने हिंदी में से बोलेंगे प्रमुख, कार्डिनल। तो कार्डिनल लोग मिलकर पोप का निर्वाचन करते थे और जो व्यक्ति पोप चुन लिया जाता था वह जीवन पर्यंत पोप रहता था। अर्थात पोप का पद कुछ काल के लिए नहीं है, उसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। स्पष्ट है कि जब तक वह जिंदा है तब तक वह पोप है, उस पद पे बना रहेगा। तो सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च धार्मिक गुरु उनका पोप, और काफ़ी दबदबा। ईसाई धर्म जो पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व में जहाँ भी ईसाई धर्म फैला, उन सब ने रोम के पोप को अपना मुखिया माना। अब चर्च के प्रशासन की बात करें, इसके प्रशासन के लिए हर स्तर पर एक प्रबंधन समिति होती थी, स्थानीय प्रबंध होता था। जो कैथोलिक जो पूरा ईसाई धर्म था वो प्रादेशिक क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसे मैंने पूर्व में बताया प्रांत। प्रांत के बाद आते थे मंडल, जिसे डायोसिस कहते थे, फिर जनपद, जिसे पैरिश कहते थे। प्रांत, मंडल, जनपद। मंडल को डायोसिस भी कहते हैं और जनपद को पैरिश भी कहते हैं। प्रांत का जो मुखिया था उसे आर्क बिशप कहा जाता था, जैसा मैंने उदाहरण दिया कैंटरबरी का आर्क बिशप इंग्लैंड प्रांत का। और मंडल का जो मुखिया था वो बिशप कहलाता था। एक मंडल के अंतर्गत कई गांव आते थे और हर गांव का मुखिया पादरी कहलाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस तरह पोप से लेके पादरी तक एक बड़ा अधिकारी मंडल था जो पादरियों के अधिकार में आते थे। जनपद और छोटी इकाई थी जो चर्च के प्रशासन को संचालित करती थी। ये सब सम्मिलित रूप से लौकिक पादरी कहलाते थे। और लौकिक शब्द कहाँ से आया? अर्थात इस फिजिकल वर्ल्ड से उनका ज़्यादा संबंध था, भौतिक दुनिया से ज़्यादा संबंध था। अलौकिक, पारलौकिक नहीं, लौकिक पादरी जो लोग प्रशासन को देखते थे। इस प्रकार हमने समाज के 3 वर्गों में 2 वर्गों का अध्ययन कर लिया। इस अध्याय में 3 वर्ग विशेष रूप से बताए गए हैं। वैसे एक चौथा वर्ग भी है जिसके बारे में हम आगे थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, पर जो 3 वर्ग मुख्य रूप से थे, सामंत वर्ग, अभिजात वर्ग
और धार्मिक वर्ग अर्थात पादरियों का वर्ग, इसका हमने अध्ययन कर लिया और ये जाना कि धर्म के मामले में क्या व्यवस्था थी और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में इन पादरियों का, भिक्षुओं का, नंस का कितना योगदान रहा, और साथ ही ये भी जाना कि ईसाई धर्म कितना केंद्रीकृत रहा। एक पोप सभी लोगों के लिए स्वीकृत पद था। ये सब जानने के बाद, इसकी विशेषताएं जानने के बाद हम आते हैं तीसरे वर्ग की ओर। वैसे तो तीसरे वर्ग से जुड़े हुए लोगों का जिक्र सामंतवाद की चर्चा करते हुए काफ़ी कुछ हो चुका है, लेकिन अब हम अलग से उन तीसरे वर्ग की चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं कृषक वर्ग। सबसे बड़ी विशाल संख्या इन्हीं की थी। ये प्रथम दोनों वर्गों को जोड़ भी दिया जाए उससे भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और ये जो वर्ग है, ये वही वर्ग है जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे, फसल उगाकर, फसल उपजाकर। सामंती व्यवस्था में सबसे नीचे कड़ी में किसान होता था। वो किसान सामंतों की भूमि में खेती करता था। वैसे देखा जाए तो किसान दो तरीके के थे, दो तरह के थे। एक वे जो स्वतंत्र किसान, जिन्हें हम सर्फ कह सकते हैं, और एक दूसरे होते थे कृषिदास। दास मतलब सर्फ। स्वतंत्र किसान अलग। दूसरी श्रेणी जो होती है वह कहलाती थी सर्फ, SERF। वहीं से शुरू हुआ सर्फडम, अर्थात किसान लोगों की दासी व्यवस्था, दास की व्यवस्था। एक्चुअली जो सर्फ शब्द है वह आया है मूलतः टू सर्व से, SERVE, सेवा देना। तो ये जो दूसरी श्रेणी थी किसानों की, ये बहुत सेवा ही देती रहती थी और इसीलिए सर्फ कहलाए। स्वतंत्र किसान जो थे वो अपने को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। इस प्रकार उनका स्तर थोड़ा ऊपर था, और एक तो स्वतंत्र तो थे ही। इस समाज के पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान जरूरी था। मूल रूप से खास तौर से स्वतंत्र किसानों का। कृषक और उनके परिवारों को कृषि कार्य के अतिरिक्त दूसरे कार्य भी करने पड़ते थे, जैसा हमने पूर्व में पढ़ा है। गड्ढा खोदना, मजरा से जुड़े काम में जुड़ना, लकड़ी काट कर लाना, बाड़ बनाना, मेड़ बनाना, सड़क भवन निर्माण, मरम्मत करना, पशुचारण आदि आदि। ये सारे बहुत से काम इनको करने होते थे कृषकों को। और महिलाओं को सूत काटना, कपड़ा बनाना, मोमबत्तियाँ, अंगूर के रस से मदिरा बनाना आदि आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सबसे निम्न श्रेणी के लोग थे, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, ये लोग काफ़ी शोषित भी थे। सर्फ शब्द ही बताता है, सर्फ SERF, जिसकी व्युत्पत्ति टू सर्व से हुई है। इनका जीवन इस सर्विस के लिए था। कृषिदास, जिसे हम हिंदी में कहें कृषि से जुड़े हुए दास, अपने जीविकोपार्जन के लिए जिन भूखंडों पर खेती करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे। और ऐसी भी जमीन थी, इसके अतिरिक्त वे लॉर्ड की खुद की जमीन में भी खेती करते थे। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जिस जमीन में कृषि दास जिन भूखंडों पर खेती करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, और इसीलिए चूंकि लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए अधिकतर जो उपज होती थी वो लॉर्ड को दे दी जाती थी, देनी पड़ती थी। इसके अलावा ये उन भूखंडों पर वहाँ भी खेती करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में होती थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी आदि नहीं मिलती थी।
वे अपने लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे, वे किसी अन्य लॉर्ड के पास नहीं जा सकते थे, और कहीं चले गए तो बहुत कठोर दंड मिलता था। तो इस प्रकार जो कृषक वर्ग था वह बहुत ही एक्सप्लॉयटेड था, बहुत शोषित था। उपज का काफी हिस्सा लॉर्ड को दे देना, उसकी जमीन में काम करने पर कुछ मजदूरी ना मिलना, आज्ञा का पालन, विभिन्न तरीके के काम करना, छोड़ने की स्वतंत्रता ना होना, ये सब किस बात के उदाहरण? दासता के उदाहरण है। दासता की भी एक सीमा होती है, ये बहुत बुरे स्तर की दासता थी। सिर्फ वह अपने लॉर्ड की चक्की पर आसा पीस सकते थे, उनके तंदूर से रोटी सेक सकते थे और बियर वगैरह तैयार कर सकते थे। लॉर्ड ये निर्णय करता था कि कृषि दासों को किसके साथ विवाह करना है, और ऐसा तय करने के बाद लॉर्ड विवाह शुल्क भी लेता था। अर्थात एक तरीके से हम देख रहे हैं कि कृषकों के पूरे जीवन पर एक तरीके से बड़ा कठोर नियंत्रण था लॉर्ड लोगों का। इतना कठोर नियंत्रण कि विवाह किससे करना है ये भी वही तय करेगा, और विवाह के परिप्रेक्ष्य में शुल्क भी लेगा। विवाह शुल्क जिसे कहा जाता था। इस प्रकार मध्यकालीन यूरोप, जिसे हम संध काल कहते हैं, उसमें समाज 3 वर्गों में विभाजित। पूरा समाज कृषि दासों के श्रम पर आधारित, ये आप समझ गए। और कृषक का श्रम, कृषक का खून पसीना, उस पर, उसकी मेहनत पर ऊपर के 2 वर्ग विलासिता का जीवन जीते थे, आमोद प्रमोद का जीवन जीते थे, खुशहाली का जीवन जीते थे। समाज के विभाजन की बात करें तो एक तरीके से हम उसे एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग, तीसरा कृषक वर्ग। पादरी वर्ग जो उसका पहला बिंदु ईसाई समाज का मार्गदर्शक, दूसरा बिंदु धर्म उपदेश, तीसरा बिंदु चर्च, चौथा बिंदु इस संबंध में भिक्षु और उससे जुड़े हुए मठ, जहां निश्चित नियमों के पालन की आवश्यकता थी, पांचवा धार्मिक समुदायों में रहना, और छठवां आम आदमी को दूर के मठों में निवास करने के लिए छोड़ना। अभिजात वर्ग की बात करें तो उसका पहला बिंदु है अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण। स्थायी नियंत्रण के मायने क्या? वंशगत, वंशानुगत। दूसरा सैन्य क्षमता, तीसरा न्यायालय, न्यायालय लगाने का अधिकार, चौथा इनकी अपनी मुद्रा होती थी, और पांचवा नाइट्स, जिसे अश्वारोही भी हम कह सकते हैं। कृषक वर्ग की बात करें तो 2 तरीके के कृषक थे, एक तो स्वतंत्र किसान और दूसरा कृषि दास, या जिसे सर्फ मैंने कहा है। स्वतंत्र किसानों से तात्पर्य है जो अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, और दास वे थे जो लॉर्ड के भूखंडों पर कार्य करते थे और पूरी तरह से उनको समर्पित रहते थे, पूरी सेवा देते थे। निष्कर्ष ये कि अब हम थोड़ा विशेषताओं की ओर जरा एक बार और देखें। सामंती प्रथा जो थी, इसके क्या गुण थे? सामंतवाद की क्या खास बातें थीं? सामंतवाद के माध्यम से वैसे तो शांति की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास था। रोमन साम्राज्य जब टूटता है, उसका पतन होता है, और मुस्लिम और हूण जैसी जातियां
अराजकता फैला रही होती हैं, उसको समाप्त करने के लिए सामंतवाद की व्यवस्था आई थी, जो क्षेत्रीय सत्रपों की व्यवस्था आई थी। और इस सामंतवादी व्यवस्था ने फैलती हुई अराजकता को न केवल रोका बल्कि एक सुदृढ़ दीवार का भी काम किया। अर्थात सामंतवाद की उपज के कारणों में एक मुख्य कारण था इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जो अराजकता को रोक सके। उस समय की जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी और हूणों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण, रोमन साम्राज्य के पतन का जो दौर चला था, उसमें समाज को एक दिशा देने के लिए भले ही छोटे स्तर पर इन सामंतों को सामने लाया गया, या सामंत सामने आए। बल्कि हम कहेंगे कि सामंत सामने आए क्योंकि कोई ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसा केंद्रीय साम्राज्य सम्राट नहीं था जिसके नेतृत्व में अराजकता से मुक्ति पाई जा सके। तो इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर ये सामंत लोग उभरे, सामंतवाद सामने आया। दूसरा, सामंती प्रथा में सामंत जो थे वो अपनी अपनी जागीरों और क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को सुधारने में विशेष रुचि रखते थे। स्वाभाविक रूप से ऐसा होना था क्योंकि सामंत निश्चित रूप से चाहते थे कि उनके क्षेत्र में शांति रहे, फसल उपज समय पर होती रहे, क्योंकि उसी फसल और उपज से कर मिलना है। उस कर के आधार पर ही उनके जीवन आधारित था। उस कर से होने वाली आय से ही तो ये लोग विलासिता का जीवन जी पा रहे थे। तो इसलिए शांति और धनार्जन, इसके लिए ये हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि अपने क्षेत्र के, अपने दायरे में आने वाले जागीर की शासन व्यवस्था को ठीक करें। तीसरा, सामंतवाद के द्वारा सामंत लोग सैनिक संगठनों को मजबूत बनाए, वीरों को प्रोत्साहित किए, नाइट्स आदि बनाए और इसमें विशेष रुचि लिए। ऐसा करते हुए वे अपने सेना का उत्साह वर्धन करते थे, सेना की शक्ति में बढ़ोतरी भी करते थे। चौथी विशेषता, सामंतवाद की प्रथा के माध्यम से पहली बार हम देखते हैं कि सार्वजनिक नियमों का विकास होता है। सार्वजनिक नियम, सामंत अपनी जागीर को व्यवस्थित रखने और शांति कायम करने के लिए कुछ नियम बनाते थे। वे सार्वजनिक नियम होते थे, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी जनता के लिए, और मकसद होता था शांति और व्यवस्था। पांचवी विशेषता, अपनी जागीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और युद्ध के दौरान सैनिकों को भेजने के लिए सामंतों ने जो सड़कों का जाल बनाया, सड़कें बनवाई, उसका बहुत अच्छा परिणाम व्यापार पर पड़ा। इस काल में हम देखते हैं सामंतों के द्वारा बनाई गई सड़कों के कारण व्यापार काफी बढ़ा। यद्यपि बनाने के पीछे मुख्य मकसद था अपने सैनिकों को भेजने की उचित व्यवस्था करना, उसका मकसद था शांति बनाए रखने के लिए, युद्ध के दौरान सैनिकों को भेजने के लिए सड़कें बनाना। अंग्रेजों का मकसद भारत में सड़कें बनाने का क्या था, रेलवे लाइन लाने का क्या था? अपना माल और अपने सैनिक अंदरूनी इलाकों में भेज पाने की क्षमता पाना। पर उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सभी भारतीय अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने लगे, बातचीत करने लगे, एकजुट होने लगे, आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य कि सड़कों का निर्माण किसी और उद्देश्य से हुआ, पर इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। सैनिकों के मूवमेंट के लिए सड़क निर्माण ने जहां व्यापार को प्रोत्साहित किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, वहीं सामंतों ने कृषि विकास पर इसलिए ध्यान दिया ताकि उसकी आय से उनका कर बढ़े। इसलिए नहीं कि वो वास्तव में कृषि के उत्पादन में
विश्वास रखते थे या कृषि के उत्पादन के लिए प्रयास करते थे, उनका तो मूल उद्देश्य होता था ज़्यादा से ज़्यादा कराधान, बढ़ती कृषि उपज, बढ़ती आय। बड़ा सीधा फॉर्मूला था। सातवीं विशेषता, राजा, सामंत और किसान अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित करते थे। राजा अपना काम करे, सामंत अपने काम करें, किसान अपने कार्य करें। इसीलिए सेवा, सच्चाई और ईमानदारी, इस पर बहुत बल दिया गया। आप पाएंगे कि समाज के तीनों तबकों में, तीनों वर्ग में सेवा को लेकर बारंबार बात की गई। सेवा और अनुशासन पर बहुत जोर दिया गया। तो बहुत अनुशासित जीवन, सेवा से जुड़ा हुआ जीवन, सच्चाई और ईमानदारी, इस पर अत्यधिक बल हम पाते हैं इस सामंती काल में। स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ये बहुत बड़ी विशेषता, क्योंकि सामंती काल में सामान्यतः कुछ दूसरे क्षेत्रों में स्थिति कुछ दूसरी रही है महिलाओं की, पर यहाँ स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा गया। तो समझने की बात ये कि सामंत लोग या ये काल जिसमें सामंतवाद का दबदबा था, वह सेवा, सच्चाई और ईमानदारी पर जोर देने वाला काल था। इसके बाद